Welcome to online classes. So as you all know, we have completed our first chapter. Now we will discuss our second chapter called Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. This chapter of our 8th class geography. Now let's start. See how there is a vegetation, wildlife resources in land, soil and water and in our everyday water or everyday environment. So let's start. In a small village in Ajmer, Rajasthan में, अमन gets up very early in the morning to fetch water. अमन क्या करता है भाई अजमेर में? वो सुबह सुबह जल्दी उठता है वाटर के लिए लेने के लिए. He has to walk a long way and returns after a few hours. बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए और वो बहुत घंटे बाद लौटता है पानी लेके. He then helps his mother in the house, joins his brothers in taking care of the goats. All his family owns is a piece of rocky land around their small hut. बहुत ही छोटा सा वो रॉकी लैंड उनके पास होता है. Aman's father merely grows some maize, मक्का वगैरह, and beans on it after toiling hard. बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद कुछ थोड़ा बहुत मेज बीन्स उगा पाता था. This is not enough to feed their family for the whole year. मगर ये सब जो उगाता था वो पूरी फैमिली को फीड कराने के लिए काफ़ी नहीं होता था. ये तो हमने अमन की बात करी. अब एक रजत है, रजत की बात कर लेते हैं. रजत lives in the heart of the sheep rearing region in Rajasthan. sheep rearing region राजस्थान में वो रहता है. Where his family runs a wool processing factory चलाती है. sheep rearing कराते हैं, wool processing factory चलाते ही होंगे. Every day when he returns from school, Rajat watches his uncle taking care of their sheep. Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. वहाँ पे प्लेन में वो सारी ग्रासेस में शिप्स को रियरिंग कराई जा रही थी. इट इज मैनेज इन साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ. रजत फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग से वेजिटेबल्स भी ग्रो करते थे. तो टेक्नोलॉजी वगैरह थी रजत के पास, की फैमिली के पास. अमन ने रजत स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. 2 अलग अलग रीजन्स में रहते हैं. एक अजमेर में रहता है, एक राजस्थान के उस रीजन में रहता है जहाँ पे शिप रियरिंग होती है. लीड वेरी डिफरेंट लाइफ. एक बहुत ही पुअर है रजत, ये अमन, और रजत जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा अमीर है. तो दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड. क्वालिटी ऑफ लैंड अलग अलग है, सॉइल अलग है, वाटर अलग है, वेजिटेशन अलग है, एनिमल्स अलग है, एंड देयर यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी अलग है. क्योंकि रजत के पास टेक्नोलॉजी है तो अच्छी तरह से यूज कर पा रहा है, और अमन के पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसको यूज नहीं कर पा रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा. तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. एक प्लेस दूसरे प्लेस से डिफर इसी वजह से करता है. इसका मेन कारण यही है. क्या है मेन कारण? कि जो रिसोर्सेज है वो डिफर करते हैं प्लेस टू प्लेस. कहीं पे ज्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी इनकम होती है. चलिए आगे चलते हैं. लैंड पोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है. उससे पहले हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? लैंड रिसोर्सेज. क्या है हमारा मेन टॉपिक? लैंड रिसोर्सेज. तो चलिए लैंड रिसोर्सेज को एक बार देख लेते हैं. लैंड इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. लैंड क्या है भाई? लैंड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिसोर्स जो क्या करता है? सपोर्ट करता है सारी तरीके की लाइफ को. मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय इट. जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी इसी के द्वारा फुलफिल करी जाती है. About 29% of Earth surface is covered by land. तो 29% जो अर्थ का सरफेस है ना वो किसके द्वारा कवर किया गया है? वो लैंड के द्वारा कवर किया गया. एंड आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 30% इज फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और कितना भाई? सिर्फ 30% है उसका जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम ह्यूमन हैबिटेशन के लिए कंज्यूम करते हैं. तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है. लैंड हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सारी रिक्वायरमेंट लैंड से पूरी होती है, जबकि 29% अर्थ का सरफेस जो है ना वो सिर्फ कवर्ड है लैंड से, और उसमें से भी ओनली 30% जो है ह्यूमन हैबिटेशन का और इकोनॉमिक एक्टिविटी. मतलब सिर्फ 29% है अर्थ का सरफेस लैंड और उसमें से 30%
ह्यूमन हैबिटेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में खर्च हो जाता है। दिस इज बिकॉज देर आर सर्टन एरियाज वेयर द टेरेन इज अनइवन विथ स्टिप माउंटेन्स, deserts with extremely hot and cold climate, thick forest and low lying waterlogged area। इन सारी चीजों की वजह से हम जो 70% हमारा लैंड है, 29% जो लैंड है उसका 70% तो हम यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सारी कंडीशंस होती हैं जिन पे मुश्किल है करना। इट इज ओनली द फ्लैट प्लेन्स एंड रिवर वैलीज विद फर्टाइल सोइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन वेयर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। तो जहां पे फर्टाइल सोइल होगी, जहां पे रिवर्स होगी, वहीं पे तो ह्यूमन हैबिटेशन होगा, क्योंकि उन्हें सारी नीड्स वाटर और फूड की उसी से फुलफिल हो जाएगी। तो जहां पे पॉपुलेशन रहती है वहीं पे वो सब रहेंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा लैंड रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, आप यूपी का नाम देख लीजिए। यूपी में फर्टाइल सोइल है, इसमें बहुत सारी गंगेटिक प्लेन है, तो इस वजह से वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन। कारण एक ही फर्टाइल सोइल होने की वजह से वहां पे ज्यादा। अब यहाँ पे कुछ लैंड यूज का पैटर्न दिया हुआ कि कौन सी कंट्री कितना लैंड का यूज करती है, हमें इसको स्टडी करना ही होगा। चलिए स्टडी कर लेते हैं एक बार। लैंड यूज परसेंटेज ऑफ एरिया इन ऑल दीज कंट्रीज। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप कितने परसेंट लैंड पे उगाते हैं? 6% लैंड पे क्रॉप उगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूरे लैंड का 6% बस उस पर क्रॉप उगाई जाती है। और पास्चर कितने पे कराया जाता है? अभी 56% लैंड पर क्या कराया जाता है? पास्चर कराया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा है। और सिर्फ 14% कितना है? जंगल है, जो भी जल जाता है कभी कभी। और अदर्स चीजों के लिए 24% यूज, रोड बिल्डिंग्स वगैरह के लिए 24% यूज कर सकते हैं। अब आती है ब्राजील की बारी। ब्राजील कितना करता है भाई, वो भी देख लेते हैं। ब्राजील 9% करता है क्रॉप को उगाने के लिए, 20% पास्चर में देता है। और उसके बाद जंगल कितने हैं भाई? 66% अमेज़न जंगल का नाम सुना ही होगा आपने। और 5% रोड बिल्डिंग वगैरह में यूज करते हैं। अब कनाडा की बात करें तो ये सिर्फ 5% ही करता है कितना? क्रॉप उगाने के लिए अपने लैंड का इस्तेमाल। तो 4% ही लैंड का इस्तेमाल करता है पास्चर के लिए। और इसमें जंगल जो 39% है। अदर यूज जो रोड बिल्डिंग्स ये सब बनाने के लिए ज्यादा यूज करता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो कनाडा है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे ज्यादा यूज लैंड का अदर यूजेज में हो रहा है। हमारा नाइबर देख लो चाइना, जिसका हमें याद रखना जरूरी है। 10% लैंड का यूज करता है वो क्रॉप के लिए, और पास्चर के लिए वो 34% अपने लैंड का यूज करता है, ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिले। जंगल 14% का यूज करते हैं, और 42 वो अदर बिल्डिंग रोड वगैरह बनाने में। इसी वजह से चाइना में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आपको बिल्डिंग दिख जाएगी, रोड दिख जाएगी, बहुत ज्यादा यूज करता है। अब फ्रांस के बारे में यहाँ पे दिख रहा है 35%, 21, 27 और इंडिया का आपको याद रखना है वो क्या है? क्रॉप। देखिए इंडिया जो है 57% अपने लैंड का यूज क्रॉप में करता है, क्रॉप उगाने में, और सिर्फ 4% जो है पास्चर में करता है। बताइए, क्रॉप उगाने में इतना ज्यादा करा, पास्चर में कम, तो एनिमल्स की न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, तो इस वजह से उनकी प्रोडक्शन भी, जो न्यूट्रिएंट्स कम होंगे तो प्रोडक्शन भी उनकी जो होगी उसमें न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। अब फॉरेस्ट जो है 22% है। अदर यूज में कितना? 17%। अदर यूज में कितना करता है अभी? 17% करता है। अब जापान 12, 2, 67, 19, रशिया 8, 5, 44, यूके 29, 26, 10, 16, यूएसए 21, 26, 22, 21, और एवरेज लगाए तो 11, 26, 31 और 30। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी चीजें दी। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि भाई हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड किसका है? तो वो इंडिया है, जिसका क्रॉपलैंड में हाईएस्ट है। फॉरेस्ट में हाईएस्ट किसका है भाई? फॉरेस्ट में वो देखिए, फॉरेस्ट में हाईएस्ट है जापान का। और फिर पास्चर में देखिए हाईएस्ट किसका है? पास्चर में हाईएस्ट है ऑस्ट्रेलिया का। और अदर यूजेस में हाईएस्ट किसका है? कनाडा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का तो सबसे पहले है क्रॉपलैंड में, उसके बाद फॉरेस्ट में कौन है? जापान। पास्चर में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और अदर यूजेस में कनाडा। ठीक है, और हाउ वुड यू रिलेट द लैंड यूज पैटर्न ऑफ दिस कंट्रीज विद द प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज? किस तरीके से आप इन कंट्रीज को लिंक करेंगे?
जो प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने वाली कंट्रीज है उनके साथ, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, आप लिंक कर सकते हैं। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, लैंड यूज पे। हमने देख लिया कंट्रीज के बारे में, अब चलिए लैंड यूज का देखते हैं। तो लैंड यूज इज द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, कि हम किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं। हमने बताया अलग अलग कंट्री अलग तरीके से करती है लैंड का यूटिलाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री, माइनिंग, बाय ह्यूमन। किस तरीके से हम अलग अलग पर्पज के लिए इसका यूज करते हैं, वो होता है लैंड यूज। इसकी डेफिनेशन ये होगी। आपसे पूछा जाए कि लैंड यूज क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंड यूज, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी होगी। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ठीक है, कॉमनली इसको लैंड यूज कह देते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच मंबाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? वी डोंट नो, यहाँ मंबा और पीटर कौन है, वी डोंट नो इट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जो लैंड का यूज करेंगे हम, वो किसके बेसिस पे करेंगे, तो उसकी टोपोग्राफी किस तरीके की है, उसकी सॉइल किस तरीके की है, उसका क्लाइमेट किस तरीके का है, वहां पे मिनरल्स कौन से मिल रहे हैं, टोपोग्राफी कैसी है, कोई माउंटेन है, कोई प्लेट्यू है, कोई प्लेन है, किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हम लैंड का यूज करेंगे। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो जितनी बढ़ेगी लैंड का यूज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और उसका पैटर्न उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ठीक है, अब वी कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड लैंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड। हम क्या कर सकते हैं, लैंड को डिवाइड कर सकते हैं प्राइवेट लैंड के बेसिस पे एंड कम्युनिटी लैंड के बेसिस पे भी। एक तो कैसे, प्राइवेट लैंड के बेसिस पे और एक कम्युनिटी लैंड के बेसिस पे। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय individuals, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder। अब जो प्राइवेट लैंड है वो ओन करता है कौन, इंडिविजुअल्स, जबकि जो कम्युनिटी लैंड है वो कौन ओन करता है, वो कम्युनिटी ओन करती है फॉर कॉमन यूजेस, जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स, इन सब के लिए कम्युनिटीज यूज कर लेती है। दीज कम्युनिटीज लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्स। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कम्युनिटी पर्पसेस रिसोर्सेज किस तरीके के होते हैं, तो आपको ये डेफिनेशन वहां पे बतानी होगी कि भाई इन सबको हम कम्युनिटी प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इसको। कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस, दिस और इस वजह से प्राइवेट लैंड बाय इंडिविजुअल्स। प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअल्स होते हैं, तो लैंड को दो तरीके से डिवाइड किया भाई, प्राइवेट लैंड और इंडिविजुअल। प्राइवेट लैंड जो है प्राइवेटली ओन होते हैं लोग, कम्युनिटी लैंड कम्युनिटी ओन कर दिए, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हमने उसका नाम दे दिया। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो क्वालिटी होती है ना लैंड की, वो भी डिफर करती है प्लेस टू प्लेस पे। आज कोई और प्लेस पे कुछ और है, कल कुछ और होगा। भाई क्वालिटी कैसी है लैंड की, उस पर भी चीजें डिपेंड करती है। अब पीपल एंड देयर डिमांड्स आर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड आर एवर ग्रोइंग। मतलब जो डिमांड है लोगों की वो बढ़ती जा रही है और जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो डिमांड तो बढ़नी जरूरी है, मगर डिमांड बढ़ने से होगा क्या, हमारे पास लैंड तो लिमिटेड है, तो कुछ ना कुछ को तो सफर करना ही होगा। So people started encroaching the common land to build up commercial area। तो लोगों ने स्टार्ट क्या कर दिया, इंक्रोच करना स्टार्ट कर दिया भाई, जितने भी लैंड है कॉमन लैंड है उनको इंक्रोच करना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या कर दिया उन्होंने, इंक्रोच करना शुरू कर दिया जितने भी लैंड है उनको, टू बिल्ड कमर्शियल एरियाज, कमर्शियल एरियाज को बनाने के लिए ताकि उन्हें प्रॉफिट हो, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए इन द अर्बन एरियाज, और टू एक्सपैंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पे भी लैंड को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें कर दी। ठीक है, अब आ जाइए
टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। अब जिस तरीके का लैंड पैटर्न हमारे आज के टाइम पे है, वो ये भी बताता है कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से लैंड का यूज करा करती है। अब चलिए आ जाइए, लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। अब जब इस तरीके से यूज करेंगे कल्चरल लैंड को डिग्रेड करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स होगी, फिर क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी तो वो लैंडस्लाइड में बदल जाएगी। डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, सब कुछ डेजर्ट हो जाएगा, जितना भी जंगल है सब कट जाएगा। सॉइल इरोड हो जाएगी, तो उसके न्यूट्रिएंट सब खत्म हो जाएंगे, क्रॉप नहीं उगा पाओगे। तो आर द मेजर थ्रेट्स टू एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो चूंकि एग्रीकल्चर हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इन सब चीजों की वजह से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा खतरा है। ये देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, इन सब से बहुत सारे खतरे हमें झेलने पड़ रहे हैं। हमने ये देख लिया, कई तरह के खतरे देखने पड़ रहे हैं, डिग्रेडेशन की, लैंडस्लाइड की, ये सब की। तो हमें अब क्या देखना पड़ेगा? अब हम देखेंगे उनका कि भाई किस तरीके से उनको कंजर्व करके रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो क्या होता है भाई, फॉरेस्ट कवर को इस तरीके से नुकसान होता है। एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। जब फॉरेस्ट कवर को हटाएंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने इकोसिस्टम खत्म कर दिया। Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. तो इस वजह से क्या करना चाहिए भाई, जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको हमें देखना चाहिए किस किस तरीके से, क्यों क्यों हमने डिग्रेडेशन किया, क्या रीजन है डिग्रेडेशन करने का, वी हैव टू नो। So afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो ये आपको दिए हुए ना, ये सारे क्या है, ये सारे कंजर्वेशन के मेजर्स हैं कि आपको पेड़ लगाने होंगे, आपको रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, आपको दोबारा करना होगा, रेगुलेट करना होगा केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर्स को, जितनी भी चीजें ऑर्गेनाइज करी है उन सबको बड़ी ध्यान से करना पड़ेगा, ये सब हमें करना होगा। मगर ये जो प्रॉब्लम्स है लैंडस्लाइड की, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं। आ जाइए स्टडी कर लेते हैं डिटेल में। लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक। तो जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ना, वो सिंपली किस तरीके डिफाइंड होते हैं, मास मूवमेंट ऑफ रॉक की तरह, कि भाई मास मूवमेंट ऑफ रॉक हो रहा है, इस वजह से इस तरह की चीजें हो रही है। डिब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप, क्योंकि क्या मास मूवमेंट होगा रॉक का, इधर उधर मूवमेंट करने लग जाएंगे, क्योंकि डिग्रेडेशन होगा तो रॉक्स की जो शेप है वो बदलती जाएगी। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आते हैं ना तो इस तरीके के लैंड वगैरह लैंडस्लाइड्स हो जाती है, फ्लड्स में भी इस तरीके की हो जाती है, वोल्केनोज में भी कंपन होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो इस तरीके की चीजें होने लग जाती है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide. अगर रेनफॉल आया जोर से तो क्या होगा, हेवी रेनफॉल से हेवी लैंडस्लाइड हो जाएगी और कैन ब्लॉक फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। और ये जब लैंडस्लाइड होगी तो कोई ना कोई रिवर का फ्लो वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब रिवर का फ्लो वगैरह डिस्टर्ब होगा तो कई तरीके की चीजें हमें झेलनी पड़ेगी। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक to the settlements downstream on its bustings. अब अगर कोई सेटलमेंट वहां पे है, कोई रोड वगैरह कुछ बना हुआ है, तो उनको भी खतरा है। In the hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा दिक्कत देती है हर किसी को, ये नेचुरल डिजास्टर इसे डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि इसने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ को ठेस पहुंचाई, उन्हें डेंजर में डाला। अब ये तो देख लिया कि भाई लैंडस्लाइड हानिकारक होती है, लैंडस्लाइड के कारण क्या है, अर्थक्वेक वगैरह वोल्केनो वगैरह आते हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से। अब कारण क्या है लैंडस्लाइड के, तो भाई कारण कही है, तो लैंडस्लाइड में बी कॉज ड्यू टू वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर।
कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स है और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स है। देखिए नेचुरल फैक्टर्स देख लेते हैं। नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड रिवर्स। जो रिवर्स होती है वो एक को दूसरी जगह पे ले जाती है। और ओशन वेव्स, कौन सी वेव्स? ओशन वेव्स भी है। दैट समटाइम्स कॉज इरोजन ऑफ द टो, दैट इज बेस ऑफ अ स्लोप दैट कॉज अ लैंडस्लाइड। क्या करती है? दैट समटाइम्स कॉज इरोजन ऑफ द टो base of a slope that causes what? Landslide. Slopes often get destabilized when groundwater puts pressure on them. अब जितने भी स्लोप्स है ना वो क्या होते हैं? ज्यादातर डिस्टेबलाइज हो जाते हैं वो इसके कारण, क्योंकि उनका बेस सॉइल इरोजन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? तो बेस इरोजन हो गया तो क्या हो, वो अच्छी तरह संभाल नहीं पाते, ग्राउंड वाटर जो है कम हो जाता है, प्रेशर डालने लग जाता है उसके ऊपर, डिस्टेबलाइज रहता है, कभी भी हिल सकता है, गिर सकता है। तो लैंडस्लाइड ऑल्सो occur ड्यू टू लॉस और एब्सेंस ऑफ अ वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ये आपका रीजन हो गया पहला, वर्टिकल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वर्टिकल होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वो माउंटेन्स में, तो वहां पे हो सकता है। स्लोप्स ऑफन वीकन ड्यू टू हेवी रेन्स, मेल्टिंग ऑफ स्नो etc, दैट इज एक्सेट्रा। ये हमारा दूसरा रीजन हो गया। वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स कैन आल्सो कॉज लैंडस्लाइड्स, ये हमारा तीसरा रीजन हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे नेचुरल फैक्टर्स हमने देख लिए। ठीक है, ये आप एक और चीज यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल फैक्टर्स में, ये भी हमारा एक रीजन है, फोर्थ रीजन। इसको आप पहला या फोर्थ रीजन बोल के बता सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे? ह्यूमन फैक्टर्स। तो हमने देख लिया वही नेचुरल फैक्टर्स, तो कि नेचुरल फैक्टर्स कई तरीके के हो सकते हैं, बट ह्यूमन फैक्टर्स किस किस तरीके के होंगे? ह्यूमन फैक्टर्स दैट कॉज लैंडस्लाइड्स इंक्लूड ह्यूमन एक्टिविटी सच एज कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लैंड डिग्रेड होगा, लैंड की कटाई होगी ऑन लूज सॉइल, क्योंकि लूज हो जाएगी सॉइल, हार्ड नहीं रह पाएगी। कल्टीवेशन इन लूज सॉइल और डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट दिया, सिर्फ पानी है वो डायरेक्ट नीचे आएगा और वो अंदर उन पेड़ जो है उनकी जड़ें उनको नहीं सोख पाएगी एट टाइम्स। तो ये क्या हो गया? ये हमारा पहला हो गया ह्यूमन फैक्टर्स। अब एट टाइम्स द वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय हैवी मशीनरी और ब्लास्टिंग इन क्वेरीज एक्सेट्रा इन द नियर बाय एरियाज कैन ऑल्सो कॉज लैंडस्लाइड। ये भी जो है लैंडस्लाइड क्लोज कर सकता है। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा रीजन हो गया। अदर देन दिस द लैंड रिमूवल ऑफ डीप रूटेड वेजिटेशन टू क्लियर लैंड फॉर कल्टीवेशन और कंस्ट्रक्शन कॉजेज लूजनिंग ऑफ सॉइल लीडिंग टू लैंडस्लाइड। अब ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा थर्ड रीजन हो गया कि भाई आप कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, लूज वगैरह कर रहे हो, सॉइल एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो सारी चीजें हो जाती है। अब फोर्थ रीजन, एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज लाइक लॉगिंग कॉज अ चेंज इन द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच सीप्स इनटू द सॉइल। सॉइल में जो वाटर होता है उसके। दीज आर सम ऑफ द रीजंस ह्यूमन कॉज्ड लैंडस्लाइड्स के, ये रीजंस हो गए। ठीक है, ये हमने देख लिए। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स। क्या देखेंगे अब हमें देखना इफेक्ट्स। ये जो इफेक्ट्स हैं वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, इन इफेक्ट्स को कब देखेंगे हम कि भाई लैंडस्लाइड के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये सब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।